नमस्कार विद्यार्थियों। सर्वप्रथम आप सबका द ज्योग्राफी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, अपन ने लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2025 के लिए जो आपका भूगोल विषय का जो पाठ्यक्रम है उसको अपन ने शुरू किया था। 11वीं क्लास से एनसीईआरटी जो है उसके 2-3 टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं। 3 टॉपिक की 5 क्लास आ गई। 5 क्लास के बाद में जैसा कि आप में से ही बच्चों ने बोला था कि सर क्वेश्चन करवाएं, तो मैं सबसे पहले आज आपके सामने ओल्ड जो पेपर 2022 में जो आपके लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पेपर हुआ था उस पेपर सॉल्यूशन को लेके हाजिर हूँ। उससे पहले विद्यार्थियों एक दो बात बताना चाहूंगा जो आपके मन में काफी शंका है। अभी भी काफी स्टूडेंट से मैसेज किए कि सर क्या ज्योग्राफी आप पूरा करवाओगे, क्या सर जो ये यूट्यूब पे आप जो करवा रहे हो वो सब्जेक्ट के लिए बहुत है, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखिए, सिलेक्शन किसी के हाथ में नहीं है। पहली बात, सिलेक्शन आपकी खुद की जो बहुत अधिक कड़ी मेहनत होगी उससे ही आपका सिलेक्शन होना है। ना तो मैं यूं कह दूं मेरे यूट्यूब चैनल से मेरी क्लासें पढ़ो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, गलत बात। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप किसी कोचिंग में जाए वहां सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा। कहीं पर भी चले जाए आप, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। जब आप अच्छे से खुद पढ़ेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, पूरे सिलेबस के एक एक बिंदु को टच करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। मैं यहाँ पे अपने द ज्योग्राफी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर जो मैं लेके आया हूँ वो आपके लिए केवल भूगोल विषय का जो कंटेंट है, जो भूगोल विषय का आपके जो पाठ्यक्रम है उसको मैं आपके यहाँ पूरा करवाऊंगा। पहले दिन ही बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, भूगोल विषय का जो कंप्लीट सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, आप देखना पीछे जाके मैंने सिलेबस की क्लास डाली है। उस सिलेबस वाइज मैं आपको टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। मैं आपके पास सिलेबस का एक प्रिंट निकाल के रख दो, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो उस टेबल पे चिपका दे, उसे एक एक टॉपिक वाइज आप टिक लगाते रहे, अपन पढ़ते रहेंगे। कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ मैं, कंटिन्यू ही स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद सिलेबस आपका जो भूगोल विषय का है वो कंप्लीट मैं करा दूंगा। एनसीईआरटी की 4 बुकें मैंने आपको लाने के लिए बोली थी जो आपको थ्योरी में चलती है अपने राजस्थान में। एनसीईआरटी की 4 बुकें लानी है आपके, 2 11 की और 2 12 की। उसके अलावा प्राइवेट भूगोल लाने की भी आपको मना की है, अभी जरूरत नहीं है, और मैं क्लासेस करवा दूंगा। फिर भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा कम है, हालांकि रहेगा नहीं कुछ। जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं कि टॉपिक जिसको करवाएंगे एनसीईआरटी बेस पे और लैब असिस्टेंट के लिहाज से खूब है, इनफ है, उतना मैं करवा दूंगा, आपको आवश्यकता रहेगी नहीं, है ना। दूसरी चीज, आप नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात है। बुक्स के अंदर ही आप अंडरलाइन कर रहे हो चीजें, कुछ मैं ऐड करवा रहा हूँ उसको भी लिख रहे हो, वो भी अच्छी बात है, वो आप करते रहे, है ना। एनसीईआरटी और आरबीसी इन दोनों का मिश्रण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कंटिन्यू क्लासें रहेगी अपनी। अगस्त से प्रयास रहेगा कि डेली एक क्लास आपके बीच में लेके आऊंगा। आपका ये प्रयास रहेगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाए जो वास्तव में भूगोल विषय से प्रयोगशाला साहित्य की तैयारी करना चाह रहा है। देखो, किताबों में आप डायरेक्ट पढ़ो के 12वीं पास बच्चे को ये पता नहीं होता है कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ तक विषय की गहराई में जाना चाहिए, प्रश्न कैसे आ रहे हैं, किस लेवल तक का पेपर बन के आ रहा है ना। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये क्लासें मेरी काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आपको क्या करना है, उस सही विद्यार्थी तक ये कंटेंट पहुंचाना है, चैनल को पहुंचाना है, चैनल को बोलना है वे सब्सक्राइब भी कर ले समय पे, ताकि नया वीडियो आती है उसके पास में पहली बार तुरंत आ जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन अगर वो दबाएगा तो स्टूडेंट के पास में नया वीडियो आती है उसको तुरंत मैसेज मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड हो गया है। तो ये काम आपको करना है। बाकी भूगोल विषय की संपूर्ण जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़े, इतना विश्वास रखें, जो मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है कि कितना सिलेबस को मैं वाइड रूप में लेके पढ़ाता हूँ। यहाँ पर भी आपके साथ भी एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई दोनों का मिश्रण लेके मैं आपके सामने हूँ। और इतना विश्वास रखे कि पेपर में 90+% तक की जवाबदारी मेरी है, ये जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ आपकी। एक बार फिर कह रहा हूँ, सिलेक्शन किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, अच्छा कंटेंट अगर सब्जेक्ट में 90+% तक का मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, उसको आप फॉलो करें। और फर्स्ट पेपर जो है उसके लिए 9-10 की राजस्थान अध्ययन आती है, उसको पढ़े अच्छे से और आराम से सिलेक्शन हो सकता है। काफी विद्यार्थियों को देखा भी है मैंने, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में मैंने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है राजस्थान भूगोल को। लैब असिस्टेंट का भी मैंने वहां पे कोर्स करवाया है, 2-3 बैच लिए है ना, तो अनुभव है काफी।
वैसे टीचिंग का मेरे पास में 13 साल का अनुभव है, हर लेवल पे, स्कूल लेवल का हो, कॉलेज लेवल का हो, कंपटीशन लेवल का हो। समय आएगा तो वो भी बताऊंगा मैं कहाँ पढ़ाता था, कैसे पढ़ाते थे, ठीक है। तो वो सारी बातें आप छोड़े, वो मेरे ऊपर छोड़ दे। आप तो बस जो कंटेंट दे रहे हो उसको अच्छे से नोट्स बनाए, और आप क्या करें उसको अच्छे से नोट्स न बनाए तो आप बुक के अंदर ही अंडरलाइन करते रहे और उस हिसाब से चलते रहे। साथ साथ में 9वीं 10वीं की जो राजस्थान अध्ययन है उसको आप अच्छे से पढ़ते रहे। इससे अच्छा आपका ही आसानी से हार्ड मेहनत करे, अच्छे से पढ़े। अभी भी आपके पास में अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हैं, अच्छे से 90 दिन आपके लिए बहुत है। आपका सिलेबस, छोटी छोटी बुक है एनसीईआरटी की, एक दिन में एक बुक पूरी हो जाती है, तो 4 दिन में चारों बुकें पूरी हो जाती है। 9वीं 10वीं की जो आपके भाग अ सिलेबस में जो 9 10 की राजस्थान अध्ययन है उसको दे दोगे 2-2 दिन तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो मुश्किल से 10 दिन में आपका एक बार सिलेबस हो जाता है। फिर पीवाईक्यू करवाऊंगा मैं, इसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा, वो सारे आप इस पे रहते रहे। और आपको लगे कि कोई अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है ऑफलाइन तो उसको ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है आसपास में, अच्छी पर्याप्त सुविधा से आप कर पाए तो उसको कर ले, अन्यथा मैं तो उसके लिए भी मना करता हूँ, आप सिलेबस पढ़े। मैं यहाँ पे पीवाईक्यू करवाता रहूंगा और बार बार सिलेबस कोई टॉपिक बिंदु एक एक बिंदु से अच्छे से रिवाइज करें, उसका फायदा आपको बहुत अधिक मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आज लास्ट जो आपका 2022 में लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेके हैं। अपन देखेंगे आज की किस लेवल का पेपर आ रहा है, कैसा आ रहा है, कितनी गहराई तक पूछा जा रहा है। और अभी तक मैंने जो 3-4 क्लास ली है उसका भी आप तुलना कर लेना, अध्ययन तुलना करके आप पता लगा लेना कि उस पढ़ाए हुए में से ही प्रश्न आ रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो अपन शुरू करते हैं। शुरू के जो 50 सवाल है वो तो भाग अ के आते हैं आपके राजस्थान कला संस्कृति और भूगोल के। फिर भी मैं जो राजस्थान भूगोल है वो आपको मैं साथ साथ में करवा दूंगा। जैसे माही परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो आप देख सकते हो माही, माही नदी पर ही बना हुआ है। माही नदी पर जो माही बजाज सागर बांध बना हुआ है वो आपके किस जिले से संबंधित है, बांसवाड़ा से, दक्षिण राजस्थान का भाग है। उसके बाद आप देखोगे राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है ना। आप इसको अच्छे से देख सकते हो। रबी जो है एक तरह से आप कह सकते हो उनालू फसल है, अपने यहाँ बोला जाता है ना। दूसरी जो खरीफ होती है, खरीफ के लिए आप बोलोगे सियाड़ू। खरीफ ये होती है सियाड़ू, है ना। खरीफ और रबी ये जब पकती है, खरीफ कब पकती है, सियाड़ू में, तो इसे सियाड़ू भी बोला जाता है। रबी कब पकती है, जब ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है तब मार्च अप्रैल में, तो उसे बोल दिया उनाड़ू। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। देखिए गेहूं, जौ, चना ये सारे के सारे रबी में होते हैं। बाजरा आप सबको पता है किस में होता है, खरीफ में होता है। तो अब मैं आपके यहाँ टिक लगा रहा हूं 2 नंबर क्वेश्चन का, इसका उत्तर हो जाएगा बाजरा। पहले में क्या हो गया, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है सेवर भरतपुर में, है ना। फैक्चुअल ज्यादा है, जहां डेप्थ वाली बात आएगा, अच्छा प्रश्न आएगा लेवल का, मैं बता दूंगा किस लेवल से कहां से प्रश्न पूछा गया है। फिर है पशु धन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है जयपुर, अभी भी यही है। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है, ध्यान रखना। तो आपको पता होगा पिछोला, उदयपुर, आना सागर, अजमेर, पुष्कर, अजमेर, ये सारी मीठे पानी की झील है। ताल छापर जो चूरू में है, रणताल है, वो कैसी है, खारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। देखो बहुत शानदार प्रश्न है। अब इसमें आपको पता है राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, कितने हैं, 10 है। अभी इसमें नया संशोधन हुआ है और बहुत जल्दी ये 10 कृषि जलवायु प्रदेश आपके सामने सरकार द्वारा स्वीकृत होने के बाद में आ जाएगी। तो 10 में से आप देखो कि प्रश्न पूछा गया है कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। अब बाजरा आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको पता है राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला क्षेत्र तो है बाड़मेर में,
है ना। सर्वाधिक क्षेत्र तो कहाँ है, बाड़मेर में, और होता कहाँ है, अलवर। तो कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो इसका उत्तर माना है आयोग ने अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, है ना, इसको मानना आप अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, यहाँ पे सर्वाधिक होता है अलवर जयपुर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? ये भी वापस इसी 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में से प्रश्न है। राजस्थान का सबसे छोटा, आप मानोगे, आर्द्र दक्षिणी, है ना, जो दक्षिण में है, दक्षिण में एक तो है उपाद्र, एक है आर्द्र दक्षिण, एक है आर्द्र दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण में 3 है। उनमें से जो आर्द्र दक्षिणी मैदान है ये राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। फिर आप देखो कि निम्न में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? नहीं है क्या पूछा यहाँ पे, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो आपकी यहाँ पे वाकल है। वाकल क्या है? साबरमती की सहायक नदी है ना। आत्मई है, जाजम है, वाकल है, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो कृषि जलवायु प्रदेश से आ गया। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो आप समझ सकते हो राजस्थान में सबसे बड़ा है आपका अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ये आता है आपके बीकानेर, जैसलमेर और नागौर। बीकानेर, जैसलमेर और नागौर वाला भाग, ये भाग इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? आपको पता है चंबल बेडस, ये तो चंबल बेडस और ये तो सहयोगी है एक दूसरे की। आऊ भी इसी कैडर की है। मेंढा नदी है वो आपकी गिरती है किसमें? सांबर नदी में, सांबर झील में, सॉरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? आपने अगर महाभारत देखा है तो अर्जुन ने बाण चलाया था बैराट की पहाड़ियों में, जहां से कौन सी नदी निकली थी? बाणगंगा, जो कौन से जिले में प्रवाहित होती है? जयपुर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, बाणगंगा। नीचे देखिए, राजस्थान में जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? आपको अच्छे से पता है, गंगानगर की सबसे ज्यादा लगती है 464, जैसलमेर की सबसे ज्यादा लगती है 464, बाड़मेर की भी लगती है, गंगानगर की भी लगती है, और किसकी नहीं लगती है? जोधपुर की। जोधपुर आंतरिक जिला है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, है ना? और है आपका बीकानेर, और अभी 5वां सीमा से लगने वाला जिला राजस्थान का कौन सा हो गया है? फलोदी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान की सीमा से कितने जिले लग रहे हैं? 5 जिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न को अच्छे से पढ़े, एक बार नहीं 2 बार पढ़े, क्योंकि सरल प्रश्न होता है वो हमेशा से ही एक बार पढ़ने के बाद में वो गलत हो जाता है। प्रश्न को 2 बार अच्छे से पढ़े। शेरगढ़ सिरोही में नहीं है, शेरगढ़ कहाँ पे है? बारां में है, यहीं कट गया, बाकी सारे सही है, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र, ये कहाँ पे है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है ना। उसके बाद राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब्रक नगरी भी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, 2 प्रश्न आगे देखो भीलवाड़ा के। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में सही है? कौन सी चोटियां उनकी ऊंचाई आरोही क्रम में? आरोही और अवरोही, आरोही चढ़ते हुए क्रम में है, ये पूछा है अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो आप सबको याद है ना? सबको क्या याद है? इसकी एक ट्रिक आपको पता होगा, गुरु से दिल जगा, गुरु से दिल जगा, गुरु से दिल जगा, 3 देखो यहां पे मिल गई, कंटिन्यू, यही ऑप्शन हो गया, है ना। उसके बाद अचलगढ़ है, तो एक और ट्रिक बताता हूं मैं आपको, अचला आ कुंभलगढ़, अचला आ कुंभलगढ़, ये 3 भी याद रखना। अचलगढ़ है 1380, आ का अर्थ है आबू 1295, कुंभलगढ़ है 1224 मीटर, है ना।
तो ये याद रखना, गुरु से दिल जगा, अचला आ कुंभलगढ़, ये आपके हो जाएगा इसमें बी, राइट। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? ऐसी नदी जो राजस्थान की है और राजस्थान में सबसे लंबी बहती है। तो राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी, ठीक है। तो ये अभी वो पहला पार्ट ही चल रहा है आपका जीके वाला पार्ट। जीके वाले में आपकी राजस्थान अध्ययन दे रखा है, उनके क्वेश्चन है, रावत बाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? आपको पता है, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है, एरिडोसॉल्स राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में मिलती है? देखो राजस्थान में अगर देखोगे ये 5 प्रकार की सॉल्स है ना। तो 5 प्रकार की सॉल्स में एरिडोसॉल्स है। राजस्थान में आप जाओगे तो एरिडोसॉल्स मिलेगी आपको शुष्क भाग में, है ना। अगर आप यूं देखोगे राजस्थान के हिसाब से तो आप पाओगे एरिडोसॉल्स यही है, एंटीसॉल्स, फिर आएगी अरावली के सारे सारे आपकी इंसेप्टिसॉल्स, यहाँ है आपकी वर्टिसॉल्स और यहाँ है अल्पिसॉल्स। तो ये एरिडोसॉल्स पूछी है किस भाग में आएगी? ये शुष्क भाग में, ठीक है। उसके बाद है, राजस्थान में लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो लाल लोमी आपको पता है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। देखिए 3 नदियों का संगम राजस्थान में 2-3 जिलों में होता है। एक तो सवाई माधोपुर, है ना। आगे राजस्थान की नदियों में पढ़ना आप फर्स्ट पेपर में, ये जो भाग है उसमें एक आपके टोंक में भी होता है और एक डूंगरपुर में होता है, एक भीलवाड़ा में भी होता है बिंगोद के पास में, है ना। तो 4 ऐसे त्रिवेणी संगम है जो 4 जिलों में हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दे रखा है? डूंगरपुर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपन कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले में है? बूंदी जिले से, छोटी सी नदी है बूंदी की, कुराल। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, जैव विविधता दिवस ये है आपका 22 मई। देखो कुछ और डेट बता देता हूं, 22 फरवरी को राष्ट्रीय स्काउट दिवस है, 22 मार्च को जल दिवस है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है और 22 मई को क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये 5 जानकारी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 टाइगर रिजर्व के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? अलवर और जयपुर से निकलते हैं। तो इसका आपके हो जाएगा आंसर अलवर, ये 93 है। फिर आपका इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता? सॉरी ये उदयपुर है इसमें। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों के मध्य जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो निकलता है आपके उदयपुर से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राजा अजमल जी के घर किसका जन्म हुआ? रामदेव जी का। आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर आ गया, ये भी आर्ट एंड कल्चर आ गया, ठीक है। मारवाड़ किसान सभा का अध्यक्ष ये मंगल सिंह कछवा था। आर्ट एंड कल्चर आप देख लेना। नेक्स्ट आपके ये भी शायद आर्ट एंड कल्चर ये पूरा। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला 12, है ना। सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर है ही, नॉर्मल प्रश्न है। कालीबंगा घग्गर के किनारे, है ना। इस एक हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत कालीबंगा से, आपको पता है। कालीबंगा से देखो 2 प्रश्न आ गए। उसके बाद में घोसुंडी शिलालेख में चित्तौड़ घोसुंडी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि है शायद इसका, ये 42 में डी है,
ये सूर्यमल मिश्रण बूंदी के थे, बूंदी का इतिहास है इसमें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज ये भी आपके आगे रासो आर्ट एंड कल्चर का, राजस्थान जिले में पत्थरमार होली, ये बाड़मेर की है साहब। पत्थरमार होली, पत्थरमार होली है आपके बाड़मेर जिले की। मैं तो बाड़मेर रहा 7-8 साल, मैंने तो पत्थरमार होली कहीं देखी नहीं, फिर भी किताबों में चल रहा है कि बाड़मेर में होली के दिन एक दूसरे के पत्थर मार के होली खेली जाती है। नेक्स्ट, कौन सा दुर्गढ़ बीड़, ये भी अपना नहीं है, खालसा खाकी दादू के हैं ये। रेड पांडा सूची में, रेड पांडा का नाम ये आपके हो गया शुरू, यहां से वापस अपना सब्जेक्ट। रेड पांडा सूची है, उसका बताना है आपको। रेड पांडा का नाम सूची में सम्मिलित किया गया संकटापन्न प्रजातियां, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक है ना। रेड डाटा बुक है आपके, क्या करती है, संकटापन, IUCN इसका काम करती है। IUCN के अधीन ही रेड डाटा बुक है, जिसमें पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर जहां पर भी संकटकालीन जो प्रजाति है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो रेड पांडा को संकटापन्न प्रजातियों में सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है। सूर्य उदय और अस्त होता है तब आप देखोगे गोलाकार करता है, चंद्र ग्रहण के समय आप देखोगे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो आप देखोगे गोलाकार है। वायु फोटो चित्रों से पता चल ही रहा है ना। तो इसमें ज्वालामुखी उद्भेदन आएगा, इस ज्वालामुखी उद्भेदन का कोई लेना देना नहीं है पृथ्वी की आकृति से। ठीक है, ये सारे के सारे 11th क्लास के NCERT से चल रहे हैं। ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। थोड़ा घुमा के दिया है, आप हमेशा पढ़ते आए हो पूरे पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है, 29 भाग पर स्थल है, सामान्य यही पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, महासागरों में कितना है ना। तो आपको पता होगा, जैसे महासागरों के अलावा पूरे पृथ्वी पर शुद्ध जल है 2.75% भाग, और शेष 97.25% क्या है, महासागरीय जल है। वो 53 में क्या हो जाएगा, बी, है ना। वापस अगर इसमें देखोगे आप 2.75 में, तो इसमें भी आपके बता देता हूं, इसका भी थोड़ा आपको 2.05% तो है हिमानी के रूप में, है ना। 0.68% है भूमि के अंदर, 0.01% है नदियों में। जितने भी नदियों में संपूर्ण जल का कितना है, 0.01, 0.01% है संपूर्ण झीलों में उपस्थित, है ना। 0.05% है मृदा के अंदर, कहाँ है, मृदा में। इसको आप थोड़ा लिख लेना अपने नोट्स में, 0.05% है मृदा के अंदर। तो इसका क्या राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से किस जगह आकर मिलती है। तो इसका राइट हो जाएगा आपके रुद्रप्रयाग में। कहां पे हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इधर के लिए मैं आपकी रफ कर लेता हूं। इधर प्रश्न है आपका, फूलों वाली बौछार, फूलों वाली बौछार, क्वेश्चन संख्या 55। फूलों वाली बौछार कहाँ होगी, ये केरल में होगी, है ना। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, ओडिशा का संबंध नहीं, तमिलनाडु, केरल, केरल होगा इसका राइट, फूलों वाली बौछार। कर्नाटक, केरल में आम जल्दी पकते हैं, है ना। फूलों वाली बौछार का संबंध है, काल बैसाखी संबंध है ये चक्रवातों से, चक्रवाती वर्षा से। उसके बाद है आपके, कौन सी उष्ण समुद्री धारा है, गर्म समुद्री धारा पूछा है। तो ये तो सीधा ही पड़ा है, बंगाल की खाड़ी, गल्फ स्ट्रीम, बंगाल की खाड़ी, गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम, बंगाल की खाड़ी नहीं, सॉरी, ओनली खाड़ी की धारा, या इसे गल्फ स्ट्रीम कह सकते हैं, खाड़ी की धारा, गल्फ स्ट्रीम चलती कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम है, सॉरी, ये खाड़ी की धारा, न कि बंगाल की खाड़ी। ठीक है,
गल्फ स्ट्रीम इसका उत्तर। ये कैसी है? महासागरों में आपको पता है गर्म धाराएं होती है और ठंडी धाराएं होती है, गर्म और ठंडी धाराएं होती है। ये कैसी पूछी है? गर्म धारा। उसके बाद देखो एक बहुत गजब का प्रश्न पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन देखो कौन सा है? ज्वालामुखीता में पृथ्वी की सतह की ओर मैग्मा के प्रवाह से लेकर आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है। ज्वालामुखी में पृथ्वी की सतह की ओर मैग्मा के प्रवाह से लेकर आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है, पहला। दूसरा, भू-आकृतिक प्रक्रियाएं अंतर्जनित एवं बहिर्जनित वे बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। तीसरा दे रखा है, अंतर्जनित एवं बहिर्जनित वे तत्व जिनमें धरातलीय पदार्थों के अधिग्रहण एवं परिवहन की क्षमता होती है भू-आकृतिक कारक कहलाते हैं, ठीक है। चौथा है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है। इसमें आप कौन सा असत्य है? देखें इसमें ये तो ठीक है, पर्वत निर्माण की, है ना, और महाद्वीप है महाद्वीप निर्माण की, ये ठीक है। ज्वालामुखी ये मैग्मा से लगा के और आंतरिक भाग बाह्य भाग ज्वालामुखी, ये भी ठीक है। भू-आकृतिक प्रक्रिया अंतर्जात एवं बहिर्जात बल होते पृथ्वी धरातलीय विन्यास में परिवर्तन लाते हैं, ये भी ठीक है। आंतरिक बल क्या करते हैं? पृथ्वी के ऊपर संरचनाओं का निर्माण करते हैं। बाह्य बल क्या करते हैं? संरचनाओं को समापन करते हैं। इस तरह से चलता रहता है। पर ये जो सी ऑप्शन है इसमें ये विद्यार्थियों क्या है? गलत है। वे तत्व जिनमें धरातलीय पदार्थों के अधिग्रहण एवं परिवहन की क्षमता होती है, परिवहन इन बलों के द्वारा नहीं होता। परिवहन तो आपके बाह्य बलों से ही होगा, जिसके कारक कौन कौन से हैं? हिमानी है, जल है, वायु है ना, भूम जल है, ये सारे इसके क्या है? कारक है। तो इस तरह से यहां तक आपके कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जननांगी के संक्रमण की अंतिम अवस्था से संबंधित नहीं है? अंतिम अवस्था में क्या होता है कि आपने जनसंख्या, अभी अपन पढ़ेंगे टॉपिक, ये दे रखा है 12th वाला, 12th में मानव भूगोल का टॉपिक है आपके। प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों काफी कम हो जाती है, कम ही नहीं माइनस में होती है, सही नहीं है ना, कम हो जाती, ठीक है। जनसंख्या है तो स्थिर हो जाती, मंद गति से बढ़ती, ठीक है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती, ये भी ठीक है। पर जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रण करने में असफल हो जाती, नहीं, नियंत्रित हो जाती है, तभी तो जनसंख्या ऋणात्मक होती है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपके? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये, है ना, ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोहेल रेखा वे रेखाएं होती हैं जो आइसोहेल माध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि को स्थानों को जोड़ती है, ये इसका राइट हो जाएगा। आइसोहेल रेखाएं वे होती है जो प्रतिदिन औसत सूर्य प्रकाश की समान अवधि को जोड़ती है। औसत किन किन स्थानों पर सूर्य की कितनी अवधि रही है उसके माध्य को दर्शाती है, उसे कहते हैं आइसोहेल। ये समोच्च रेखाओं वाला कंसेप्ट है। अंतर्वेशन विधि के द्वारा इसका ज्ञापन होता है। गुणात्मक विधि है, सॉरी मात्रात्मक है। आइसोप्लेथ के प्रकार है। आइसोप्लेथ अपन पढ़ेंगे आगे, अच्छा सा आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट दे रखा है, अच्छा प्रश्न है, आप देखिएगा इसको, तो थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, ठीक है। देखें, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांश एवं देशांतरी मान 30x30 पर होते हैं, बहुत सरल है, अच्छे से बताऊंगा। स्थलाकृतिक मानचित्र देखें, ये रचना शैली के आधार पर मानचित्र आपके 4 प्रकार के होते हैं। भू संपत्ति, दूसरा है स्थलाकृति, तीसरा है दीवारी, और चौथा है एटलस मैप। कितने प्रकार हुए? 4। ये 2 तो है वृहद मापनी आधारित मानचित्र, बड़ी मापनी आधारित, और ये 2 है लघु या छोटी मापनी आधारित, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्थलाकृतिक मानचित्र, ये दूसरे नंबर की स्थलाकृतिक मानचित्र। अब स्थलाकृतिक मानचित्रों में देखो क्या है, स्थलाकृतिक मानचित्र वापस अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ी सी यहाँ पे नई स्लाइड पे आप देखेंगे स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र इसमें देखो कौन कौन सा होता है। सबसे पहला होता है मिलियन सीट। सबसे पहला कौन सा होता है? मिलियन सीट।
फिर होती है डिग्री सीट, बड़े बड़ी बता रहा हूं मैं आपको, डिग्री सीट, फिर आधा डिग्री सीट, फिर चतुर्थ डिग्री सीट, फिर नई श्रृंखला, नई श्रृंखला। इन सबको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, आगामी क्लासों में सारी चीजें आने वाली है। एक और नई श्रृंखला, मिलियन सीट है वो 1:10 लाख होते हैं, डिग्री सीट है 1:2.5 लाख, आधा डिग्री सीट होती है 1:1.25 लाख, चतुर्थ डिग्री सीट होती है 1:50,000। ये क्या है, मैं जो लिख रहा हूं ये स्केल है, इस मापनी पर ये सीटें बनाई जाती है, इसी मापनी पर, आरेप है ये, क्या है ये, मापनी के आरेप है, आरेप लिख सकते हो आप, इन आरेप पर ये सीटें बनाई जाती है। नई श्रृंखला होती है 1:25,000 मापनी पर, नई श्रृंखला क्या है, 1:25,000, और ये भी नई श्रृंखला 1:25,000। अब इनमें अक्षांश और देशांतर का कितना अंतर होता है, किन अक्षांश और देशांतरों के आधार पर बनती है, तो आप ध्यान देना, जो पहली मिलियन सीट है वो बनती है 4x4 अक्षांश देशांतर के आधार पे, अक्षांश और 4 ही देशांतर। डिग्री सीट है वो बनती है 1x1 अक्षांश देशांतर आधारित। आधा डिग्री सीट है वो बनती है 30x30, अर्थात या इसको यूं भी कह सकते हो, आधा डिग्री अक्षांश और आधा डिग्री देशांतर के आधार पे, है ना, या इसको मिनट में ले सकते हो। चतुर्थ डिग्री सीट है वो बनती है आपके 15x15 के आधार पे। नई श्रृंखला है वो बनती है आपके 5x7.5, ये 5 के अक्षांश है और ये 7.5 देशांतर। नई श्रृंखला वो बनती है 7.5x7.5, ये क्या है, अक्षांश देशांतरों के आधार पे बनती है। तो आपका प्रश्न क्या था, देखना, एक भारतीय स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांश एवं देशांतर का मान 30x30 किसमें होता है, तो आप देखना 30x30 मान किसमें है, ये रहा 30x30 मान, है ना, 30x30 मान ये रहा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आधा डिग्री। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे आराम से आगामी क्लासों में। ये इसका उत्तर हो जाएगा डी, 3 नंबर पे आएगा ना, 1:25,000, 1:1.25 लाख, 1:15 पे आएगा ये 1:15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अपना 61। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छ शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है। शहरों के लिए साफ पानी चाहिए, प्राथमिक सेवाएं चाहिए, स्वच्छता चाहिए, पर इनका सिनेमा हॉल, छवि ग्रह, इसका कोई शहरों में उपयोग नहीं है। मूलभूत सेवाओं संबंधी नहीं, ये तो एक अतिरिक्त सहायक है, मनोरंजन के रूप में, ये प्राथमिक सेवाओं में मूलभूत में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 62, से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग कहीं लगाओगे तो उसका अवस्थिति कारक कौन सा नहीं है। 62 में आपका है, देखिए, जल पूर्ति तो चाहिए, आर्द्रता, नमी सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रम तो मजदूरी के बिना काम चलेगा ही नहीं, पर शहरी क्षेत्र कोई जरूरी नहीं है, जहां पर भी कच्चा माल मिले और नदी तट, समुद्र तट के पास में है तो वो ग्रामीण क्षेत्र है तो भी वो चलेगा, शहरी क्षेत्र इसके लिए जरूरी नहीं है। तो इसका क्या राइट हो जाएगा, डी 62। नेक्स्ट देखें, शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये 5 प्रकार की सेवाएं होती है, 5 प्रकार की क्रियाएं होती है, सॉरी, तृतीय को सेवा कहा जाता है, और शिक्षा और चिकित्सा ये भी क्या, एक तरह की सेवा ही है, पैसे दे के बदले में आप सेवा लेते हो। तो ये 63 में क्या हो जाएगा, एक मिनट 63 इसमें आयोग ने अलग माना है। शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसमें आयोग ने माना है डी, चतुर्थ के अंदर। ये उच्च शिक्षा और चिकित्सा श्रेणी के, एजुकेशन, मेडिसिन फॉल इन विच कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये इसमें आपका चतुर्थ होगा, है ना।
आयोग ने कुछ 3-4 प्रश्न है जो अपने हिसाब से ही माना है। 1-2 प्रश्न आगे और आएगा। एक सूर्य की सबसे ज्यादा इंसोलेशन कहाँ गिरता है, उसको प्रश्नों को लेकर भी आयोग ने अलग ही माना है। आपत्तियां भी खूब लगी थी इन प्रश्नों पे, फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से ही माना है। तो इसका आपकी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चतुर्थक। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में आपके है, भारत की जनगणना के अनुसार वह पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पिछले निवास स्थान के संदर्भ में लोग प्रतिशत में प्रतिवेदन हुए हैं। भारत में अगर प्रवास की बात करोगे तो वो दूसरे नंबर वाला प्रवासी देश कौन सा है, उसको बताना 64 में। तो देखिए सबसे ज्यादा तो प्रवासी है बांग्लादेश, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड है पाकिस्तान, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई देशों में वह देश जहां ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। गजब का प्रश्न है, अगर थोड़ा बहुत ही दिमाग है आसानी से इसको कर सकते हो। इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, है ना। श्रीलंका में बहुत अधिक आबादी ग्रामीण आबादी ही है, और उसमें प्रतिशत निकालोगे, जब सर्वाधिक आबादी है, छोटा क्षेत्र, प्रतिशत अपना आप ही वहां का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। भारत का तो क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, उसके आधार पर प्रतिशत अपने पास में इतना नहीं है जितना श्रीलंका के पास। श्रीलंका का क्षेत्रफल ही छोटा ही है, आबादी अधिकांश ग्रामीण है, क्षेत्रफल ही छोटा है। ठीक है। भारत की, हालांकि भारत भी ग्रामीण प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, फिर भी भारत के पास में क्षेत्रफल है, इसलिए इसमें उत्तर क्या माना है, श्रीलंका। नेक्स्ट है, किसने नवनिचेवा शब्द को प्रतिपादित किया, तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत अधिक बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ग्रिफिथ टेलर ने। रेड जेल ने तो नीचेवाद दिया, प्लास ने संभववाद दिया, और ग्रिफिथ टेलर ने नवनिचेवाद दिया। 20th सेंचुरी ऑफ द ज्योग्राफी इसकी बुक थी। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, बहुत गजब का प्रश्न है ये, 67 नंबर का, ये 67 क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित था, इसका प्रत्यक्ष संबंध यही था क्योटो प्रोटोकॉल का, ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से क्या की जाए, उत्सर्जन में कमी की जाए, उससे संबंधित था। अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, तो आप देखो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से 0 डिग्री गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, जबकि इसने किसका पूछा है, ग्रीनविच, ग्रीनविच भी गुजरती है। तो ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, तो आप देखोगे इसका उत्तर है केप टाउन। अफ्रीका में ग्रीनविच, सॉरी अफ्रीका से नहीं गुजरती है ये, तो अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, उसको बताना है केप टाउन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से अब्रक उत्पाद के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है, अब्रक के लिए। देखिए ये नेल्लोर है, भीलवाड़ा तो है ही राजस्थान में, आपको पता ही है। उसके बाद आएगा आपके काला हांडी नहीं है, हजारीबाग भी है, काला हांडी छत्तीसगढ़ का है, वो अलग है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी है, उत्तरदायी नहीं है, सॉरी, प्रश्न देखिए आराम से पढ़े, कौन सा उत्तरदायी नहीं है। देखिए CFC तो है ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म वो भी है, हेलोन्स भी है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें नहीं होता है। ठीक है, आपको देख रहे होंगे ये मिलियन सीटें हैं, अभी अपन ने पढ़ी थी, इसला कर्तिक सीटें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जिंक सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का होता है, ये तो सीधा ही सीधा पड़ा है राजस्थान में, जिंक लिमिटेड देवरी उदयपुर, है ना, भारत सरकार का संयंत्र भी है जिंक लिमिटेड देवरी उदयपुर में। नेक्स्ट है, खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया, मेरी जो पहली क्लास थी उसमें ये आप देखना, स्लाइड पे जाके मैंने स्पेशल नोट लगा के लिखा हुआ है, एडविन हब्बल ने 1920 में पहली बार बताया था कि ब्रह्मांड के विस्तार के, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जैसे गुब्बारे के अंदर आप हवा भरोगे तो गुब्बारा ज्यों ज्यों बैलून फूलेगा त्यों त्यों उसके ऊपर जो खींची गई लाइन है उसके बीच में दूरियां बढ़ रही है, वैसे वैसे ब्रह्मांड का भी क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और उसी स्लाइड पे लिखा हुआ भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, 73-74। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, कौन सी जल संधि है या खाड़ी है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है, इसका क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी मैंने आपको स्लाइड पे करवाया, देखना। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए,
अगर आपको एक ही याद है निहारिका परिकल्पना लाप्लास, तो इसका उत्तर निकलता है, बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे निहारिका परिकल्पना 4 में ए, ये 4 में ये एक ही है, बाकी कहीं नहीं है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ऑथेंटिक की है, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ, ऑथेंटिक की जो फाइनल की है इस बोर्ड की, वो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है? देखेंगे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत अधिक भेड़ पालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड में तो दूध को पाइपलाइनों के माध्यम से उद्योगों तक पहुंचाया जाता है। डेनमार्क कृषि प्रधान देश है। जापान का कृषि डेयरी फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत अधिक, जापान के अंदर एशिया में सबसे ज्यादा लघु उद्योग अगर कहीं डेवलप है तो वो देश है जापान, और एशिया का एकमात्र विकसित राष्ट्र है। कौन सा देश है? जापान। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी, चित्तौड़गढ़ जिला। ये देखो गजब का प्रश्न है। आईपीसीसी का गठन किया गया है। आईपीसीसी पर्यावरण संबंधित है। इसका संबंध विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया है ना, हाँ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये इसका ए राइट है 71 का। सेवेंटी 78 में ए, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग भारत में कब बना? देखें जून 2014 में मोदी जी आए, और आते ही मोदी जी ने बदलाव किया योजना आयोग का, है ना, और क्या बनाया? नीति आयोग। 1 जनवरी 15 को, 1 जनवरी 15 को नीति आयोग बनाया। पहले क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना थी 6 अगस्त 1952 को, है ना। तो ये योजना आयोग था, इसको रद्द करके मोदी ने क्या बनाया? नीति आयोग। मोदी जी ने आते ही सबसे बड़ा परिवर्तन यही किया। फिर है निम्न में से कौन सा एक द्विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है ना। ये डायग्राम है, अपन देखेंगे इनको, प्रैक्टिकल वाले भाग से प्रश्न आया है। इसका आपके हो जाएगा इकाई वर्ग आरेख, है ना, यूनिट स्क्वायर डायग्राम। ये एक द्विमीय नहीं है, बाकी सारे एक द्विमीय है। नेक्स्ट है जीआईएस का पूरा नाम क्या है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। ये पढ़ा जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। इसका बी राइट हो जाएगा। जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत पास पास हो तो ढाल होगा, है ना, 82। अगर समोच्च रेखाएं पास पास में है विद्यार्थियों तो ढाल बहुत अधिक तेज होगा, है ना। और समोच्च रेखाएं अगर दूर दूर है तो ढाल क्या होगा? मंद होगा। तो यहां पूछा समोच्च रेखाएं पास पास में है तो ढाल कैसा होगा? तेज होगा, तीव्र ढाल होगा, ये तीव्र ढाल। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 83 पर। सुएज नहर किनको जोड़ती है ना। तो आपको याद रखना है शंभूलाल। क्या याद रखना? शंभूलाल। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर इसमें पड़ा ये भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अवलोकन करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? अगर 2018 की आपके जो बुक के अंदर दे रखा है मानव भूगोल 12 के अंदर, उसमें 2018 का मानव घनत्व दे रखा है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा घनत्व है एशिया का, कितना है? 146। फिर आता है अफ्रीका का, कितना है? 146। 143 है, 143, 46, है ना। उसके बाद में आता है यूरोप 33, फिर दक्षिणी अमेरिका 32, फिर उत्तरी अमेरिका 20, फिर ओशिनिया महाद्वीप कितना है? 5। तो यहाँ पूछा है विश्व में सर्वाधिक नहीं, दूसरे नंबर का कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनघनत्व वाला है? कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका 46। ये अफ्रीका पड़ा यहाँ पे 84 में, बी राइट हो जाएगा। फिर है फ़ारेनहाइट तापमान मापी पर पानी का क्वथनांक कितना है? बॉइलिंग पॉइंट, गर्म होने का। फ़ारेनहाइट पे मापोगे तो आपका हो जाएगा
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मानव विकास प्रतिवेदन 20 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश नॉर्वे। सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। ये यूएनडीपी जारी करती है, पढ़ेंगे अपन। 1990 में पहली बार जारी किया था। प्रत्येक देशों का मानव विकास सूचकांक जारी करती है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। अभी रिपोर्ट आई, उसमें भारत की स्थिति 4 अंक में सुधार हुआ है और 2023 के जो आंकड़े हैं वो 2025 में जारी हुए, उसमें भारत की स्थिति क्या है? 130वीं। ठीक है, यूएनडीपी जारी करती है एचडीआई, पढ़ेंगे अपन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रश्न है, देखो अच्छा प्रश्न है, ये आपके अधिवास से संबंधित है। अधिवास भी 12th में मानव भूगोल में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 87। नदी के नौगम्य फेरी के दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास। इसको देखो घुमा दिया। अगर नदी या रेल पटरी हो, नदी हो, सड़क हो, उसकी एक साइड है तो प्रतिरूप है वो रे के प्रतिरूप, एक रेखा के रूप में। अगर दोनों रूप है फिर दोहरे आकार का प्रतिरूप हो गया, है ना। कैसा प्रतिरूप हो गया? दोहरे आकार का। देखो यहाँ पे एक और प्रश्न गजब का, निम्नलिखित में से कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है? भारत, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान। देखें अफगानिस्तान वर्तमान में तो है, पर जब आपकी बुक के अंदर से क्वेश्चन दिया तो उसमें अफगानिस्तान का नाम नहीं है। ठीक है, वर्तमान में इसमें 8 सदस्य है साप्टा। साप्टा की स्थापना 2004 में हुई थी और ये 6 में कार्य शुरू हुआ। ठीक है, तो अफगानिस्तान इसमें उत्तर राइट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? ये भी अपनी पहली वाली क्लास में जाके स्लाइड देखना, उसमें इसकी सारी शाखाएं लिखी हुई है। भौतिक भूगोल जिसमें अर्थ को प्रधान माना गया, भूआकृति है, जलमंडल है, जलवायु मंडल है और मृदा भी है। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा 89 में? डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? ये वो प्रश्न है जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी टाइम पहले लिखा था। तो इसका क्या हो जाएगा? लगभग 71 है और यहां दे रखा 70.8। ठीक है, तो स्थल कितना हो गया? 29.2 स्थल हो गया, है ना। और 70.8 क्या हो गया? जल। ये वही अभी मैंने लिखा था पहली स्लाइड पे। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी तक खोजे के कुल महासागरीय गर्तों में अटलांटिक महासागर में कितने गर्त हैं? देखें टोटल 57 गर्त है, उनमें से 32 गर्त प्रशांत महासागर में है, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में है, 6 गर्त हिंद महासागर में है। तो यहाँ किसके पूछे हैं? अटलांटिक के। अटलांटिक में कितने हो गए? 19 गर्त। बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, मुख्य भूमि का अक्षांश देशांतर विस्तार पूछा है, आप लिखोगे। देखें उत्तर उत्तर दोनों गलत है, ऐसे भी प्रश्न काट सकते हैं आप। ये भी उत्तर उत्तर दोनों क्या है? गलत है। ये भी उत्तर उत्तर दोनों क्या है? एक मिनट, इस प्रश्न में मिसप्रिंट है। केवल क्या पूछा है? तो अक्षांशीय विस्तार ही पूछा है, सॉरी। 92 में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये हो जाएगा भाई। केवल अक्षांश ही पूछा है ना, उत्तर से उत्तर भारत स्थित है। ये मुख्य भूमि का पूछा है। अगर संपूर्ण भारत का पूछेंगे तो 6 डिग्री और 4 मिनट अंडमान निकोबार के दक्षिण भाग से शुरू हो जाएगा, दक्षिण अंडमान से। ठीक है, जहां पहले इंदिरा पॉइंट था जो अभी वर्तमान में जलमग्न हो गया है। ठीक है, तो 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर तक। नेक्स्ट है, IUCN संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। IUCN है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। 93 ये हो जाएगी इसमें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण सम्मेलनों संबंधी पर्यावरण सुधार के लिए प्रयासरत संस्था है। नेक्स्ट है ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से ओयोसियो धारा के संबंध में असत्य कथन छांटिए। ओयोसियो धारा प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। प्रशांत महासागर की कैसी जल धारा है? ठंडी धारा है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, राइट बात है। ये ठंडी धारा, ये भी राइट बात है। इसे क्यूरेल धारा के नाम से जाना जाता है, ये भी राइट बात है। इस ओयोसियो के 3 भाग है, बेरिंग, कमचटका, कमचटका प्रायद्वीप के पास में इसे कमचटका कहते हैं, और क्यूरेल के पास में आते इसे क्यूरेल कहते हैं। तो 3 तो निकल गए, क्योसियो इसे अलग है, तो इसका 94 में क्या हो जाएगा? सी।
94 का क्या हो जाएगा सी, क्यूसीओ धारा अलग है, इसका नहीं होगा। ठीक है, प्राकृतिक तटबंध नदी द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक तटबंध कौन बनाती है? नदी द्वारा निक्षेपित स्थल रूप है, अपन पढ़ेंगे नदी के द्वारा स्थापित निक्षल रूप। नेक्स्ट देखें, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? भरूच में है। भारत भूगोल से आ गया प्रश्न 11th की बुक से। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण 12th की बुक से है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? मात्रात्मक देखो, क्वांटिटी पूछा, मात्रात्मक नहीं है। कोरोप्लेट है, आइसोप्लेट है, डॉट है। कोरोसेमेटिक है आपके गुणात्मक, ये वर्ण प्रतीक ये नहीं है, ये कौन सा है? गुणात्मक है। फिर मानचित्र के प्रकार है गुणात्मक और मात्रात्मक। ये मात्रात्मक है, 3 होते हैं, गुणात्मक में वर्ण प्रतीक है ना, रंग है, चित्र है, छाया है, प्रतीक है, वो आगे देखेंगे अपन इसके प्रकार। तो ये इसमें इसका 97 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो सीमेंट के लिए कच्चा माल चूना पत्थर, जिप्सम चाहिए, चूना पत्थर वगैरह, कोयले है। तो आप अगर देखोगे इनमें से तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। केरल है वो इसके अंदर नहीं है। 98 में आपका हो जाएगा डी। भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? खट्टे फलों के उत्पादन के लिए। भूमध्य सागर के चारों ओर होने वाली कृषि जहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसलिए इस कृषि में खट्टे फल की अधिकता होती है, विटामिन सी वाले फल, है ना। अंगूर है, संतरा है, नींबू है, ये फल यहाँ पे अधिक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 100 में आपके हो जाएगा ज्वालामुखी उद्भेदन। ये वायुमंडलीय नहीं है, बाकी सबका संबंध वायुमंडल में, सूखा वायुमंडल से है, लू भी वायुमंडल का, चक्रवात भी वायुमंडल का है ना। ये स्थल से संबंधित है ज्वालामुखी उद्भेदन। 100 में हो जाएगा आपके बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत नहीं बना है? कौन सा नहीं है? राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, जवाहर सागर है, पोंग बांध का यहाँ पे संबंध नहीं है। पोंग बांध राजस्थान में ही नहीं है। ठीक है, तो ये 3 वैसे ही अगर आप राजस्थान जीके पढ़ते उसमें से भी आपकी प्रश्न राइट हो जाता देख के। 101 में हो जाएगा आपके सी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? चाय आसाम में, रटते आ रहे हैं बहुत सालों से। चाय किसमें हो जाएगा? आसाम में। बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो माई नदी पर है बजाज सागर बांध, है ना। बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है बजाज सागर बांध। कौन सी नदी पर है? माई नदी पर। जिला पूछे तो बांसवाड़ा। ठीक है, 103 में क्या हो जाएगा आपके सी। नेक्स्ट है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खंबाब, है ना, एक्चुअल है। महोगनी वनस्पति प्रजाति वनों में पाई जाती है भारत की वनस्पति से। ये 11th की बुक से है, भारत भूगोल में। देखें, सदाबहार वनस्पति है, ये सदाबहार वनस्पति 105 में। सदाबहार वनस्पति में आप देखोगे महोगनी, एनी, एबोनी, रोजवुड, ये सारे के सारे कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। जो क्या करती है? भारत में फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करती है। अभी नई रिपोर्ट भी जारी हुई, आपको पता होगा 2023 के अंदर। तो ये इसका हेडक्वार्टर देहरादून है और ये इसने पहली बार रिपोर्ट जारी की थी 1987 को। तब से लगातार हर 2 वर्ष बाद क्या करती है? भारत में वनों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदाओं का प्रदर्शन किया जाता है। देखिए, जलोढ़ मृदाएं 2 भागों में बांट सकते हैं आप। नवीन जलोढ़ को तो बोलते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? बांगर। ये 11 की भौतिक भूगोल से खादर और बांगर। तो ये पुरानी जलोढ़ क्या कहलाएगी? बांगर। नेक्स्ट देखें, बहुत गजब का क्वेश्चन है, आराम से आपको देखिएगा। थोड़ी यहाँ पे इरेजर रगड़ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 108। देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ढलों पर अक्षांश समानांतर वर्त के समान प्रतीत होते हैं। समांतर वर्त, बीच में जगह बराबर, ये बात ठीक है।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, ये भी ठीक है, ये भी क्या है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देशांतर के सभी यामांतर वर्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। देशांतर सारे के सारे यामांतर होते हैं, देशांतरों को यामांतर कहा जाता है। दो देशांतर मिलके ग्लोब को बराबर दो भागों में बांटते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, अर्धवर्त, है ना। इसलिए ये भी बात सत्य है। अक्षांश के सभी यामांतर ध्रुवों पर मिलते हैं। अक्षांश कभी भी सारे के सारे ध्रुवों पे नहीं मिलते, अक्षांश आपस में मिलते ही नहीं है। अक्षांशों के बीच में हमेशा समान दूरी रहती है, 111.13 किलोमीटर 0 डिग्री पर। 0 डिग्री से ध्रुवों पर जाओगे तो अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों पे जाके ध्रुव चपटे होने के कारण थोड़ी सी वहां पे दूरी बढ़ती है, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, डी। नेक्स्ट है कैरोलिन प्लेट अवस्थित है। कैरोलिन प्लेट आपके फिलीपींस प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में है। फिलीपींस और इंडियन प्लेट, फिलीपींस की जगह अगर प्रशांत महासागर आ जाए तो भी बात सही है। प्रशांत महासागर और इंडियन प्लेट के बीच में, या फिलीपींस या इंडियन प्लेट के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं मोरोविसिक असमानता, है ना, मोरोविविक असमानता। अभी पढ़ा अपन ने लास्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप जाओगे तो मैंने बताया था 5 प्रकार के डिसकंटिन्यूटी बताई थी मैंने आपको। सबसे पहली, ऊपर जो मेजर प्लेट है, मेजर भाग है क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट और मेंटल को मिलाने वाली कहलाएगी मोहोविकिक। मेंटल और कोर को मिलाने वाली बोला था गुटेनबर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर में से ही पूछ लिया है मोरोविकिक, पर यहाँ गड़बड़ पूछा है, यहाँ आंतरिक प्लेट छोटे वाले भाग पूछे हैं। तो ये आपके देखोगे आप निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, ये सही हो जाएगा बी। 110 में क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। आग्नेय चट्टान में रवे पाए जाते हैं, परतें नहीं पाई जाती, है ना, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टानों की विशेषता है। इसमें आपके हो जाएगा 111 में सी, गैसेराइट। गैसेराइट इससे अलग है। नेक्स्ट है गैसेराइट अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों में आ जाएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, आग्नेय चट्टान नहीं है। गैब्रो आग्नेय है, ब्रेशिया आग्नेय है, पिगमेंटेड आग्नेय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। इंडोनेशिया लद्दाख सही है, मैक्सिको मिल्पा सही है, ब्राजील रोका सही है, वियतनाम में कोनुगो नहीं है। कोनुगो वेनेजुएला में है, कोनुगो कहाँ है, वेनेजुएला में। तो वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, रे कहते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको अभी पढ़ेंगे अपन कृषि के अंदर। नेक्स्ट है पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है ना। कोलोन उत्तर में है और पनामा दक्षिण में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 113 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी है, सबसे विशाल शिल्ड आकार, सीधा पड़ा फैक्ट है। शिल्ड ज्वालामुखी है वो सबसे विशाल का है, एनसीईआरटी 11th क्लास भौतिक भूगोल। नेक्स्ट है वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है वह है आयन मंडल। आयन मंडल से रेडियो तरंगें वापस परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती है। आयन मंडल के भी वापस भाग है डी, ई, एफ, जी, ठीक है। तो डी से दीर्घ तरंगें वापस आती है, एफ से अपलेटियन परत कहते हैं, वहां से मध्यम तरंगें वापस आती है, जी, डी, एफ, है ना। डी से दीर्घ है, ई से मध्यम है, एफ से लघु तरंग है। एफ को अपलेटियन कहते हैं, ई को कैनली हेविसाइड कहते हैं, और सबसे ऊपर जी है, वहां आयन मंडल का सबसे ऊपरी भाग है जी से, वहां से आयनीकृत गैसें विसरित होती है और वहीं से रेडियो तरंगें वापस परावर्तित होकर आती है, अर्थात आयन मंडल इसका उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा, आयन मंडल। नेक्स्ट है पशुपालन एक उदाहरण है। तो पशुपालन प्राथमिक उदाहरण है, प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में पशुपालन है, मत्स्य पालन है ना, वनों से संग्रहण है, ठीक है। तो ये आदिम कृषि है, ये सारे के सारे क्या है, प्राथमिक व्यवसाय। 5 व्यवसाय पूछे थे, एक वो व्यवसाय वाला प्रश्न विवादित था, फिर भी उत्तर उन्होंने वही माना, ठीक है। हालांकि वो सेवा क्षेत्र था, तृतीय क्षेत्र होना चाहिए, पर आयोग ने माना है चतुर्थ क्षेत्र, ओके। नेक्स्ट है मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। ये प्रश्न लगातार आ रहा है एग्जामों में। मरु विकास आपके 77 से 78 में राजस्थान में, भारत के अंदर मरु क्षेत्रों के अंदर ये कार्यक्रम शुरू किया गया मरुस्थल के विकास के लिए। मरुस्थल आपको पता है भारत के 4 राज्यों में है ना, भारत के 4 राज्यों में मरुस्थल फैला हुआ है। नेक्स्ट है ब्रिटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है।
ये आपके सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सतत विकास 2 बार आपके टॉपिक में मेंशन है, ये टॉपिक सिलेबस में। सतत विकास आपको पता होगा 1992 में ब्राजील के रियो डी शहर में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वहीं पे ये एजेंडा 21 जारी किया गया था इस रिपोर्ट के द्वारा, ब्रिटलैंड रिपोर्ट, है ना, यहीं से एजेंडा 21 जारी हुआ था और उसमें ये रिपोर्ट दी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा कर रखा जाए, कुछ जो संसाधन है उनको सेव करके रखे जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले पृथ्वी पे कैसे संसाधन पाए जाते हैं, यही सतत विकास है। सतत विकास से संबंधित है आपकी ब्रिटलैंड। फिर है राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, ये लो आपके यहाँ आ गया बाड़मेर, सबसे प्यारा जिला बाड़मेर जिला। नेक्स्ट है भारत में लौह इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूह में किसकी स्थापना आजादी के बाद की गई है, इस प्रश्न को भी थोड़ा घुमा के दिया गया है ना। आप देखोगे, देखो जमशेदपुर तो कट गया, 1907 में स्थापना हुई थी, ये विश्वेश्वरैया, ये कर्नाटक, ये भी पहले का है। यहाँ जमशेदपुर फिर आया, कट गया, पीछे क्या रहा, भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से बनाया और उड़ीसा में ये राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से बनाया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का क्या नाम है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, 9000 प्लस 9300 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, है ना, 12th बुक के अंदर दे रखा है। केपटाउन बंदरगाह अवस्थित है ना, दक्षिणी केपटाउन दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका का देश है, अफ्रीका में। 122 में क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में कौन सा एक नवीकरण प्रकृति का है ना, रिन्यूएबल एनर्जी बतानी है, नई प्रवृत्ति की कौन सी है, आपको दिख रहा है नई प्रवृत्ति कौन कौन सी है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये सारी क्या है, ये पवन ऊर्जा आ जाएगी आपके नवीकरण में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली किसने दी, नॉर्मन मायर ने, ठीक है, नॉर्मन मायर ने। ट्रांसलेन है पारिस्थितिकी तंत्र दिया था, इकोसिस्टम, और एक्सेल और विनी का इनका संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य कथन बताना है ना, ये सीमाओं वाला टॉपिक है। ये एक अध्यारोपित सीमा है, ये एक कृत्रिम सीमा है, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है, ये मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपके कौन सा असत्य है, तो देखें अध्यारोपित सीमा तो है, जबरदस्ती मानी गई दोनों के बीच में, हालांकि समझौते से हुई फिर भी इसको अध्यारोपित भी मान सकते हैं, समझौते से होती तो अभी कश्मीर वाला विवाद नहीं रहता, अभी भी मामला गड़बड़ चल रहा है, तनाव चल रहा है दोनों देशों के बीच में। ये कृत्रिम सीमा है, ठीक है, मानव द्वारा निर्मित है, इसका नाम रेड क्लिफ महोदय के आधार पर रेड क्लिफ, ये भी सही है। यह मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में मरुस्थलीय प्रदेश नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 125 का हो जाएगा आपके डी ऑप्शन राइट। 6 में वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत में कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। फिर देखो नेक्स्ट गजब का क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्लाइड को मैं आपकी क्या लेता हूँ, ऊपर लेता हूँ। अक्षांश देशांतरों के साथ में एक शब्द जोड़ा गया है कि आप निकालें समय का निर्धारण। पूछा गया यदि प्रमुख यमूंत्र पर समय 8:30 हो तो इसी समय दिल्ली में समय क्या होगा। अब आपको पता है प्रमुख यमूंत्र तो 0 डिग्री निकलती है ग्रीनविच से, है ना, लंदन के ग्रीनविच से, और एक दे रखा है भारत आपको पता है वहां से 82.5 डिग्री पूर्व में आगे स्थित है, अर्थात पूर्व में, अर्थात वहां पे समय 5.5 घंटे प्लस है, 5 घंटे और 30 मिनट, ऐसे लिख लेता हूं 5 घंटे और 30 मिनट, ठीक है, इतना समय भारत का क्या रहता है हमेशा आगे, क्योंकि भारत ग्रीनविच से पूर्व में है। क्लास में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा अक्षांश देशांतरों के साथ में समय का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। तो 5.5 घंटे आगे है, तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ 8:30 बजे है ना, यहाँ पे कितने बजे हैं, 8:30।
देखिए इस प्रश्न में भी आयोग ने अपनी मनमानी ही रखी है। 8:30, अगर आप इसमें 5.5 घंटे आगे मानेंगे, देखो दिल्ली बीचों बीच है तो समय इसने थोड़ा सा क्या माना है, कम माना है, तो एग्जिट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1.30। अगर भारत के समय के आधार पे मानेंगे तो इसमें 5 घंटे जोड़ोगे तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1 बज जाएंगे, और 30 मिनट और जोड़ोगे तो 1:30 बज जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आधे घंटे का लोचा है प्रश्न में। अभी जब अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब ये क्लियर होगा। अभी आधे घंटे का इस प्रश्न में लोचा है। आयोग ने माना है 1:30 बजे। ठीक है, 127 में आपका 1:30 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 में आपदा प्रबंधन पर विशेष संगोष्ठी में आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ था याकोहामा, जापान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, सुदूर संवेदन तकनीक में परावर्तकता शब्द से क्या अभिप्राय है ना? परावर्तकता, सुदूर संवेदन अपन पढ़ेंगे, उसमें दे रखा है किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परावर्तित ऊर्जा का अनुपात। बस यहीं से उत्तर आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ये हो जाएगा। एस्किमो द्वारा लकड़ी एवं व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को क्या कहते हैं? एस्किमो का जो मकान है उसको लकड़ी एवं व्हेल मछली की हड्डियों के द्वारा बनाते हैं, उसे इन्होंने क्या बोला है? कर्मक। अगर बर्फ का पूछते बर्फ से बना मकान कौन सा है तो उत्तर क्या होगा? इग्लू। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? लकड़ी एवं मछली की हड्डियों से बना है, वो क्या बना है? कर्मक बना है। ठीक है, तो इसका 130 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट में ये नेक्स्ट में ये यहां से क्या कर लेते हैं, निम्न में से एक आनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है। आनाच्छादन में आप देखते हो अपक्षय भी है, अपर्दन भी है, निक्षेपण भी है। कौन सा नहीं है? वर्षा का संबंध आनाच्छादन से, प्रेसिपिटेशन का संबंध आनाच्छादन से नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ज्वालामुखी से बनने वाला स्थल स्वरूप कौन सा नहीं है? तो 132 में आपका हो जाएगा मियांडर क्या करती है? नदी बनाती है। तुर्की के अंदर एक नदी है, वो मियांडर कार रूप में चलती है, इस वे में ही हो, ये मियांडर प्रति है। ये नदी ऐसे चलती है, तो ये मियांडर प्रतिरूप कौन बनाती है? नदी बनाती है। इसका संबंध ज्वालामुखी से नहीं है। सील, स्टॉक, डाइट ये ज्वालामुखी बनाती है। अधिकतम सड़क घनत्व यूरोप में मिलता है ना? अधिकतम सड़क घनत्व कहां पे है? यूरोप में। 133 में क्या हो जाएगा? 133 सॉरी, यूरोप में नहीं, उत्तरी अमेरिका में है। सड़क घनत्व अधिकतम कहां पे है? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? जॉन एफ कैनेडी। न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है? ये आपको पता ही है, जन्म से ही पढ़ते आ रहे हो, जब से स्कूल जाने लगे तब से पता है, भारत क्षेत्रफल में 7वें नंबर का बड़ा देश है। अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति कहां पर होती है? ये आयोग का इस पूरे पेपर का सबसे ज्यादा विवादित प्रश्न है। अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति, देखो वैसे अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति अगर आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं। चलो नई स्लाइड पे देख लेते हैं अपन। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा। सूर्य पूरे साल इनके बीच में रहता है ना? या तो सूर्य लास्ट उत्तर जाएगा तो कर्क तक जाएगा, दक्षिण आएगा तो मकर तक आएगा। इन दोनों के बीच में वर्ष भर सूर्य है वो सीधा चमकता है, कर्क और मकर के बीच में। ठीक है, अब इसने ऑप्शनल देखो क्या दे रखा है, इसने ऑप्शन दिए हैं। अधिकतम विषुवत रेखा, उपोष्ण प्रदेश, उपध्रुवीय प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश। तो देखो अब मामला क्या है, इसका उत्तर इन्होंने, हालांकि आयोग ने माना है विषुवत रेखा।
आयोग ने उत्तर क्या माना इसका? विषुवत रेखा। पर देखो कैसे, अभी देखना आप। विषुवत रेखा पे रोज बहुत अधिक ताप की वजह से संवहन धाराएं उड़ती है। संवहन धाराएं ऊपर उड़ती है, असंतृप्त पवनें ऊपर उड़ती है, ऊपर जाके संतृप्त होती है, संघनन की प्रक्रिया से बादल बनते हैं और रोज के रोज आपने सुना होगा 2 से 4 बजे के आसपास क्या होती है? यहाँ पे वर्षा होती है ना? वर्षा होती है। तो इस पूरे रीजन में तो बादल पाए जाते हैं। जो बादल है तो बादल बीच में रुकावट है, जबकि ये कर्क और मकर वाला प्रदेश वाला ये जो भाग है, कर्क और मकर वाला ये भाग, यहाँ पर कोई बादल नहीं है। तो सूर्य की किरणें यहाँ ज्यादा आ गई, किसके बजाय? 0 डिग्री के बजाय। फिर भी इन्होंने, आयोग ने क्या उत्तर माना है? 0 डिग्री। बहुत सारी आपत्तियां लगी थी, फिर भी आयोग ने आरबीएससी की बुक के अंदर ये लाइन लिखी हुई, उसके आधार पर इसका उत्तर क्या माना? 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा क्या होती है? सूर्य तप की प्राप्ति होती है। जबकि सूर्य तप इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन सर्वाधिक कहां प्राप्त होता है? कर्क और मकर के आसपास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इसका। उसके बाद है डोलड्रम पेटी पाई जाती है। डोलड्रम पेटी, क्वेश्चन नंबर 137। डोलड्रम पेटी आपके पाई जाती है भूमध्य रेखा के प्रदेश 0 डिग्री पर, है ना? पढ़ेंगे आगे अपन, जब भारत भूगोल, भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे अपन। 11वीं क्लास की जो भौतिक भूगोल उसमें दे रखा है। नेक्स्ट है औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया? वेबर ने दिया। वेबर की थ्योरी है न्यूनतम लागत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए अपन 139। विषुवत वर्ग के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा क्या होता है? ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, थोड़ी सी स्लाइड पे अपन बात को समझ लेते हैं। हालांकि ये पूरे टॉपिक अभी अपने आने हैं, फिर भी क्या है कि आपको पता रहे किस लेवल तक अपन पढ़ रहे हैं और कैसा पेपर अपना हो रहा है। देखें, ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल की परतें हैं। ये पहली मंडल है क्षोभ मंडल और ये होगी क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। 0 डिग्री पे आप देखोगे यहाँ पे तापमान है -80 डिग्री, यहाँ पे तापमान है -45 डिग्री, यहाँ पे औसत तापमान होता है -57 डिग्री। अब पूरे क्षोभ मंडल में, अब प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है विषुवत वर्ग के ऊपर क्षोभ मंडल में हवा का तापमान क्या होगा? 139। ये देखो अपन ने क्या किया है, विषुवत रेखा पर ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसके ऊपर हवा में तापमान कितना है? -80 डिग्री। -80 डिग्री का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, का उत्तर क्या मानेंगे अपन? बी। आयोग ने बी माना, अपन को भी बी मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? ये अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल का प्रश्न है। समोच्च रेखाओं का संबंध नहीं है जिससे, देखिए समोच्च रेखाएं उनकी आकृतियां स्थलाकृति के ढाल एवं ऊंचाई को प्रदर्शित करती है। ओके, समान ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें समोच्च रेखाएं कहा जाता है। दूर दूर खींची गई कम घनिष्ठ समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है। ये बात गलत आ गई यहीं पे। मैंने एक पहले प्रश्न आया था, पास पास में समोच्च रेखा है तो उसका ढाल क्या होगा? तेज होगा, और दूर दूर समोच्च रेखा है तो उसका ढाल क्या होगा? मंद होगा। तो ये यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा बी। 140 के अंदर बी राइट है। कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं है, उष्ण तथा शीतल ग्रीष्म ऋतु है ना? जलवायु लक्षण किस प्रकार की जलवायु में पाया जाएगा? तो 141 में हो जाएगा आपके समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, है ना? समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु में लिखा हुआ है कोई शुष्क ऋतु नहीं है, वहां पे वर्षा होती रहती है। पश्चिमी तटीय समुद्री जलवायु 141। फिर देखते हैं आगे 142। नासा का पहला उपग्रह जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। 142 के अंदर माना है आपके एक्वेरियस, है ना? अच्छा प्रश्न है, पहला उपग्रह जिसमें लवणता का अध्ययन किया जाए, एक्वेरियस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त मापनी मानचित्रों का एक प्रकार है? मैंने शुरू में बताया था
देखना आप। शायद मैंने रब कर लिया वापस, मानचित्र बताए थे आपको। वृत्त मापनी के दो होते हैं, भू संपत्ति और स्थलाकृति। भू संपत्ति और स्थलाकृति, भू संपत्ति और स्थलाकृति, इसका क्या हो जाएगा, स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कारक जो सौर स्थिरांक के मान को प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा पेपर को ऊपर ले लेता हूं। वे मान जो सौर स्थिरांक है ना, जो सूर्य का इंसोलेशन है, एक फिक्स जगह पे मान है, सौर स्थिरांक के आगे पढ़ेंगे अपन इंसोलेशन वाले टॉपिक में। इस मान को प्रभावित कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 144, इसमें दे रखा है विषुवत रेखा से क्षैतिज दूरी ये प्रभावित करेगी बढ़ते घटते रूप में। पवनें करती है, महासागरीय धाराएं करती है, तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। ये सभी प्रभावित करती है सौर स्थिरांक के मान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय ढालों पर पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? तो देखिए, सघन तो पर्वतों पर मिलेंगे नहीं, ढाणियां मिलेगी नहीं। ढाणियां तो आप जैसलमेर बाड़मेर में जाओगे तो मिलेगी, जग्गे की ढाणी, मग्गे की ढाणी, रूपे की ढाणी, है ना, तो वो तो समतल भाग पर मिलेगी। फिर आप अर्ध सघन भी मिल नहीं सकता, तो क्या हो जाएगी, विरल। इसका उत्तर हो जाएगा विरल, 145। नेक्स्ट है, अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य को प्रभावित किया था? ताउते आया था, आपको पता होगा उसने, ये ताउते जो तूफान है वो आया था आपके अरब सागर से। कहां से आया था? अरब सागर से। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत के इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और इधर अरब सी है। तो ये अरब सागर से आया, तो भारत के पश्चिमी तट को इसने प्रभावित किया होगा। पश्चिमी तट के जिले देखो, गुजरात ही दे रखा है राज्य, पश्चिमी तट का राज्य है वो गुजरात दे रखा है। पश्चिम बंगाल है नहीं, तमिलनाडु है नहीं, और उड़ीसा है नहीं, यहाँ पे तुरंत ही उत्तर निकल गया गुजरात। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। कौन से नदी के तट पर है? झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर। मिलोन्स के भौतिक भूगोल, जो भारत के भौतिक विभाजन प्रदेश है, वहीं पे इसका दे रखा है, वहीं से सीधा उठाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा वामावर्त होती है। ये एंटी क्लॉकवाइज, यस ये राइट है। पहली बात, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा वामावर्त होती है, यानी घड़ी की उल्टी घड़ी घूमती है ना, जैसे उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घूमते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी के अनुकूल घूमते हैं। वैसे ही प्रति चक्रवात की बात करें तो प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल घूमते हैं। जबकि यहाँ पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ सत्य हो गया, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज, ये राइट हो गया। नेक्स्ट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के को किस नाम से जाना जाता है? विली विली। ये प्रश्न भी पहले बार कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरह से आज अपन ने ये पेपर आपका लास्ट जो किया हुआ है, आया हुआ था लेब असिस्टेंट 2022 वाला पेपर, ये 30 जून को हुआ था, और ये आयोग की थी, उसके अनुसार ये अपन ने इसका सॉल्यूशन देखा है। उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न पत्र के को बेस मानते हुए, ये मैंने इसलिए करवाया है कि आपको पता चले कि अपन जो पढ़ रहे हैं, या मैं जो एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, वो इसके अंदर मेंशन हो रहा है पेपर के नहीं हो रहा है, आपको विश्वास आ जाए कि नहीं जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगामी 3, 4, 5 क्लास के बाद में, 5वीं क्लास के बाद में और मैं प्रयास करूंगा कि अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक उम्मीद करता हूं जैसे आगामी वीडियो को आपने प्यार दिया है बहुत अधिक, वैसे ही इस वीडियो को भी आपको, आज की क्लास भी आपको पसंद आएगी, आगे भी आप जुड़े रहेंगे। मैं आपसे फिर कहता हूं, बहुत अच्छा कंटेंट अपन पढ़ने वाले हैं। भूगोल विषय से संबंधित जितने भी समस्या हैं आपकी, जहां तक कोशिश है पूरी दूर करने की कोशिश करूंगा। पूर्ण रूप से अच्छे से निःशुल्क अपनी क्लास चलेगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज वीडियो आप तक पहुंच जाए, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में आप जुड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट मिलता है नई क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।